को मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य और वैदाचार्य। आज का मेरा सेशन फिर से प्राणायाम का है। प्राणायाम में आपके लिए अपने जीवन में सुधार के लिए, अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए, अपने माइग्रेन को खत्म करने के लिए, अपनी साइनस को खत्म करने के लिए, अपने अस्थमा दमा को खत्म करने के लिए आज शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, जिनको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जिनको लाभ मिलने वाला है। मेरा 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा आज का, और 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको लिए प्राणायाम की स्थिति जो है सारी बताऊंगा। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। कुछ आज चेंजिंग भी करेंगे प्राणायाम में, 2-4 प्राणायाम इसमें बताएंगे बढ़ा करके 1-2 प्राणायाम को, तो उसमें आप देखें। तो करना क्या है दोस्तों, यहीं पर आप बॉडी को ढीला करके बैठ जाइए। पूरा बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, कहीं भी किसी बॉडी में खिंचाव नहीं रहना चाहिए। आप बैठेंगे सीधा, मन को शांत करने के लिए, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए, अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बदलने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए हमें ये प्राणायाम बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। योग से ज्यादा प्राणायाम क्रियाएं जरूरी होती हैं। ये हमें प्राणायाम हमारे जीवन की, हमारी मानसिकता को, हमारी मेमोरी पावर को, हमारी आंखों की रोशनी से लेकर के हमारी श्रवण शक्ति को, हमारी नस नाड़ियों को एक्टिव करते हैं। हमारे ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के हमारी कोई भी परेशानी, हमारे नाभि से जो भी रोग है उनको भी खत्म करने में ये बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसलिए हम इसको प्राणायाम को करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम नहीं तो योग नहीं, और योग नहीं तो प्राणायाम नहीं। ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे कि हमारा जो बच्चा सेक्शन में होता है, छोटा सेक्शन में होता है, यूकेजी एलकेजी में होता है, उसको कहते ना ABCD नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ी क्लास के उसको शब्द को मिला करके नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए हमारा ये प्राणायाम भी छोटा छोटा सी चीजें हैं, उसको हम नहीं देखेंगे तो हमारी सांसों का क्रम, हमारा धावक भाई जो होते हैं उनका सांसों का क्रम बिगड़ जाता है, उनकी माताओं का, बहनों का क्रम बिगड़ जाता है। जो स्टेमिना बहुत तीव्र गति सांसें लेते हैं, स्टेमिना वीक हो जाता है, उनके लिए ये लाभकारी है। तो बने रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। तो यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे अस्थमा और दमा वालों के लिए। अस्थमा दमा वालों के लिए ध्यान रखें क्या करना है। यहीं पर आप स्पाइन को सीधा करके बैठ जाइए, ढीला बॉडी को छोड़िए और धीरे धीरे सांसों को भरेंगे। जितना आप लंबा खींचते हैं उतना लंबा खींचिए और धीरे धीरे से सांसों को एग्जिट करिए, बहुत ही सजगता के साथ। पूरा प्राण वायु बाहर हो जाए, महसूस ना हो कि हम वायु को भर रहे हैं। इतना धीरे बढ़िए कि आपके आगे मैदा रखी हुई है और मैदा पर प्रेशर के साथ वो उड़े नहीं, प्रेशर ना जाए, वायु का प्रेशर ना पड़े, इतनी सजगता के साथ छोड़ना है। तो इससे आपका अस्थमा दमा समाप्त होगा दोस्तों। लंग्स खुलेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके ये लिए लाभकारी है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। वस्त्र का बहुत ही सामान्य गति से करें, तीव्रता नहीं बरतनी है। जिनको भाइयों को, बहनों को, माताओं को, छोटे बच्चों में भी आज की डेट में अस्थमा की समस्या मिलती है, तीव्र नहीं ले पा रहे हैं, लंबा नहीं खींच पा रहे हैं, वो छोटा छोटा सांसों को भरें और होल्ड रखें और धीरे धीरे उसको फिर एग्जिट करें। इस प्रकार से आपको करना है। जिन भाइयों को अस्थमा की समस्या है, दमा की समस्या मात्र, वो इसका अभ्यास करें। जिनको बीपी हाई होता है वो इसका अभ्यास करें, उनको बीपी की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा है, जिन लोगों को साइनस है, जिन लोगों को माइंड में दर्द रहता है, आधा सीसी का दर्द है, आपके लिए पार्किंसन डिसीज है, आपके लिए मेमोरी पावर की दिक्कत है, आपकी आंखों की तौर बिगड़ गया है, आपकी वो जो ब्रीदिंग है वो तीव्र गति से नहीं ले पाते, जल्दी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमें कहीं कहीं स्थिति ऐसी आती है कि तीव्र गति की सांसें लेना जरूरी होता है, तो वहां लंग्स हमारा एग्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वहां भी हम इसको अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास, इससे तीव्र ना करें वो लोग। तीव्रता वाला व्यक्ति इसको ज्यादा तीव्र ना करें। जिनको बीपी हाई की समस्या है वो मध्यम गति ही करे, जो मैं कर रहा हूं। पेट नहीं चलता दोस्तों इसमें, मध्यम गति में।
जब आप इतना कर पाते हैं, इसका अभ्यास 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लाएं, 10 मिनट तक लाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं, तो इससे आपके लंग्स इतनी कैपेसिटी हो जाएगी, आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे, आप कुछ भी कहीं भी वायु को रोक सकते हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट स्टेप्स है हमारा कपाल भाती। कपाल भाती हमें कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है? दोस्तों, हम डाइजेशन से पीड़ित हैं, अपने डाइजेशन से मजबूत नहीं है, हमारा डाइजेशन वीक हो चुका है, खाना पीना लगता नहीं है, खाना पीना पचता नहीं है, खाया पिया और पोटी, खाया पिया और पोटी, फ्रेश होने गए। तो दोस्तों, हमें अपना डाइजेशन मजबूत करना है, और अपना मजबूत करने के लिए हमें अपने आप के ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करना है। एक्टिव कब नहीं होगा? एक्टिव कब करेंगे? जब हमारा पेट अंदर से मथ जाएगा, अंदर से चल जाएगा, पूरी तरह से एक दूसरे से घिस जाएंगे ऑर्गन्स, तो वो तब आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो साफ हो जाएगा। तो क्या करना है, यहीं पर बेसिक तरीके से बताएंगे, कोई भी तीव्रता नहीं बरते। आप अपान वायु मुद्रा में बैठ जाए, अपान वायु, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको बेटर देन है पद्मासन में करने से, और बेटर देन पद्मासन में बैठने से ही करें इसको। ये तीव्रता नहीं। बीपी वाले बहुत सजगता के साथ 2.5 से 3 सेकंड में करें। बीपी वाले पेट को खींच के रखना है, थोड़ा सा नाभि के पार्ट को, पाइल्स फिशर फिस्टुला है, मल द्वार को संकुचित कराकर सांस छोड़ते समय ये पेट को खींच के रखें, अंदर की तरफ खींचता चला जाए। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। जिनको अल्सर, डाइजेशन में कोई दिक्कत है, मल जमा हुआ है, पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनके लिए अपच रहती है, पेट में भारीपन रहता है, उनके लिए, किसी किसी माताओं को, बहनों को, भाइयों को इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि उसकी आंत, कैपिटल ट्यूब बस्ट हो जाती है और उसका तत्काल ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो वहां क्या होता है, इंसान की जान भी जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन एक गंभीर समस्या है, गैस एक गंभीर समस्या है, अपच एक गंभीर समस्या है। इग्नोर करते हैं तो ये गंभीर समस्या का रूप ले लेती है, ब्रेन को, हार्ट को ब्लॉक कर सकती है, बॉडी का सिस्टम ही बिगाड़ कर रख देती है। गैस बनती है, ना तो भूख लगती, फिर ना प्यास लगती है, पेट में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, बेचैनी होती है, पेट फूल जाता है। उसके लिए ये बहुत लाभकारी है कपालभाति। तीव्रता वाला नहीं, ये सामान्य सजगता के साथ करें, बहुत ही सजगता के साथ। आज की डेट में क्योंकि हम गैस का भोजन करते हैं ना, गैस पर सिका भोजन हमारे लिए हानिकारक होता है। पूर्व जन लोग, पुराने लोग जो थे, चूल्हे का, कोयले की चपातियों का सेवन करते थे, इसलिए उनको पका भोजन मिलता था। गैस के साथ अमोनियम गैस होती है, केमिकल्स होता है, जहरीली गैस होती है, जो गाय गैस की लपटों के साथ वो खाने में मिक्सचर हो जाती है और हम उसको करते हैं, भोजन फिर डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारा बेशक बिगड़ता जा रहा है, हमारे पेट का जो बेस है वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए हम आज की डेट में ज़्यादातर रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति क्यों होते हैं?
कहते हैं कि लोग गुटखा खाते हैं इसलिए कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, और जो लोग कुछ नहीं खाते वो क्यों होते हैं? वो दोस्तों वो उनसे भी ज्यादा जहरीला खा रहे हैं, क्योंकि वो हम भोजन जो करते हैं, गैस पर चपाती को पकाते हैं, डायरेक्ट तवे से उतारा और गैस की लुआ पर रख दिया, गैस की फ्लो पर रख दिया और तुरंत उसको हम निगल लेते हैं। क्या होता है, जो जहरीली गैसें हैं ना, उसमें केमिकल्स है, आटे के साथ रिएक्शन करके हमारे डाइजेशन को वीक कर रहा है। इसीलिए क्योंकि हम फाइबर ले नहीं पा रहे, लिक्विड सब्जियां खाना बंद कर दिया है लोगों ने, सॉलिड सब्जी लेना स्टार्ट कर दिया है, शुष्क लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना है कि आप जो है शुष्क सब्जी ना लें, थोड़ा सा लिक्विड भी लें उसके साथ। आप उसका भोजन के साथ दाल भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में लें तो बेटर देन आपका डाइजेशन, आपको भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही लाभ करेगा, आपका मजबूत होगा डाइजेशन, आपका बॉडी को मजबूत करेगा, इंटरनल बॉडी को। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यहीं पर पिलावनी प्राणायाम। मैंने ये किया, इसके बाद है मेरा पिलावनी प्राणायाम। पिलावनी प्राणायाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर मैं गहरी लंबी सांस भरूंगा। जिन लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को सांसों की समस्या है, वो रोक नहीं पाते, अगर हम कहीं रोड से गुजर रहे हैं, धूल उड़ रही है, बदबू आ रही है, दुर्गंध आती है और हम वहां पर सांसों को रोक नहीं पाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं लेकर आ गया हूं पिलावनी प्राणायाम। मैंने बताया था कि 2-1 प्राणायाम मेरा एक्स्ट्रा रहेगा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दीजिए। गहरा लंबा सांस भर के होल्ड रखेंगे, वायु का इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे। होल्ड रखना है। जब आप इतनी सांसों को 1 मिनट रोक लेते हैं तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बढ़ा सकते हैं, तो आप उस दुर्गंध से बच सकते हैं। पानी में डूबते हैं तो सांसों को रोक दीजिए, तो वहां पानी में डूबने से ऊपर आ सकते हैं। जब सांसें रुक जाती है, एक शरीर का जो वजन है वो कम हो जाता है, पानी के अनुकूल बॉडी के ऊपर फेंक देता पानी, इसीलिए आपको सांसों को रोकना बहुत जरूरी है। जैसे सब होता है, सब स्थिति में हम आ जाते हैं, पानी में जो सब होता है, सब बिल्कुल पानी में नहीं डूबता, वो ऊपर तैरता है, क्योंकि पानी का रिएक्शन वायु से होने के बाद, बॉडी का रिएक्शन बॉडी को होने के बाद सांस लेंगे तो भारी हो जाएगी, वायु का प्रेशर पानी के साथ बहुत भारी हो जाता है, इसलिए पानी के नीचे डूबती चली जाती बॉडी। जब आप सांस को रोक लेंगे तो ब्रीदिंग को भी रोकने के बाद आप बॉडी को ऊपर ला सकते हैं। ये कई चीजों में कार्य करता है, दुर्गंध से बचने के लिए, पानी में डूबने से बचने के लिए, दूसरा आपके सांसों को मजबूत करने के लिए। तीसरा है हमारा अगला प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन पूर्व प्राणायाम में कोई नहीं बताऊंगा। नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन जिन माताओं को, जिन भाइयों को बीपी की समस्या रहती है, वायु का स्तर वीक रहता है, वायु का स्तर गिरता चला जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाता है, उनके लिए नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या है? रेसों में करना है नाड़ी शोधन। यहीं पर वायु लंग्स तक ले जाए, पेट तक नहीं, और होल्ड रखें, फिर छोड़ दीजिए। होल्ड रख के वायु को एग्जिट करने के बाद होने दीजिए हलचल ब्रेन में, बॉडी में, लंग्स में। जब आप नहीं रोक पाते हैं तो ब्रीदिंग को एग्जिट कर देते हैं, और जब नहीं रोक पाते तो फिर ब्रीदिंग को इनहेल कर लेते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है और महसूस करिए उस वायु को नासिका से जाती हुई, कपाड़ में जाती हुई
और होल्ड रखिए, भ्रमण करने दीजिए वायु को थोड़ा सा। जब नहीं रोक पाते हैं होल्ड रखिए, छोड़ के भी। जो प्राण वायु है ना वो गांठों से निकल आए, जोंटों से वापस आ जाए, उसके लिए। अस्थमा दमा वाले इतनी देर ना रोके। जिनको अस्थमा दमा है ज्यादा है, बुद्धि थोड़ा सा रोके। 2 से 3 रेसो का चला है, 2:3 का चला है, 2:4 का चला है रेसो। इस प्रकार से आपको ये करना है नाड़ी शोधन। ना तो बीपी बढ़ेगा, ना बीपी डाउन होगा, ना बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी को स्थिर रखने के लिए ये बहुत चीजें हैं। माइंड आपका एकदम कूल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। उस वायु को महसूस करना है, यहां आपकी वायु जाती है। दूसरा प्राणायाम है मेरा, अगला प्राणायाम जो देखने जा रहे हैं, चंद्रभेदी सूर्यभेदी। चंद्रभेदी सूर्यभेदी क्या है, किनको करना है किनको नहीं करना है? जिन लोगों को बीपी बढ़ता है, बीपी तीव्र होता है, क्रोध ज्यादा आता है, जिन लोगों को माइंड में गुस्सा ज्यादा रहता है, बार बार क्रोध करते हैं, उनके लिए राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करते रहें। नॉन स्टॉप करें। जिन लोगों को सर्दी ज्यादा रहती है ना, वो इसको ना करें, वो केवल अग्निसार कर इसको करें, चंद्रवेदी के बाद सूर्यवेदी को। ये है सूर्यवेदी, राइट नोस्ट्रल सूर्यवेदी होता है, हीट करता है उत्पन्न बॉडी में। दस बार आपने कर दिया ना तो बीपी आसमान में पहुंच जाएगा। अगर बीपी लो है तो चंद्रवेदी बंद करें, सूर्यवेदी करना स्टार्ट कर दें। अगर बीपी हाई है तो सूर्यवेदी को बंद करें और चंद्रवेदी स्टार्ट कर दें, जिससे आपका बीपी जो है ना समतल रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल बॉडी के अनुकूल रहेगा। इसलिए कहते हैं प्राणायाम हमारे लिए इसलिए जरूरी है करना। अब हम आते हैं अगला स्टेप्स में, जो हम बता रहे हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक रख सकते हैं और ध्यान दीजिए उस बॉडी के पार्टों पर, उस वायु पर जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। तो आ जाइए, बैठ जाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और वायु को छोड़ दीजिए। यहीं पर स्पाइन को ढीला छोड़ते हुए सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, जैसे चाहे वैसे बैठ जाइए। आंखों को आगे चक्कर पर टिका दीजिए, मन को सांसों पर। जब आपका मन स्थिर होने लगेगा ना, आपके नाड़ी चक्र से लेकर के, स्वादिष्टान चक्र से लेकर के, हृदय चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक सारे चक्र एक्टिव हो जाएंगे। और जब चक्र एक्टिव होने लगते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक
बदलने लगता है। आपका जीवन बहुत शांतिमय हो जाता है। अगर आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है तो सांसों की काउंटिंग प्रारंभ कर दीजिएगा। बहुत ही सजगता के साथ इनहेल एक्सहेल करें। बॉडी में कोई भी हलचल नहीं किसी प्रकार की। ये आप सांसों को लेते रहे, छोड़ते रहे, सांसों पर ध्यान रखें। जब आपका मन, चित्त, विकृति, ज्ञान इंद्रिया स्थिर हो जाए, धीरे धीरे आप एकाग्र होते चले जाएंगे। मन शांत होता चला जाएगा, क्रोध आना बंद हो जाएगा, बीपी की समस्या खत्म, अस्थमा दमा की खत्म। इससे ये सभी लोगों का प्राणायामों में राजा है मेडिटेशन। प्राणायामों का राजा मेडिटेशन। तो महसूस करिए उस ऊर्जा को। जो आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। तो ऊर्जा कहाँ से महसूस करते हैं हम? ऊर्जा करते हैं आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र हमारा जागृत होने के लिए सबसे पहले आज्ञा चक्र से ही हमारी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वहीं से हमें एकाग्रता मिलना प्रारंभ होता है। वहीं से हमें कलर्स की उत्पत्ति होती है। हमारी बॉडी को संकेत भी आज्ञा चक्र से ही मिलते हैं। हमारी बॉडी भी ब्रेन से काम करती है। तो ब्रेन से ही हम सबसे पहले अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, और जागृत करने के बाद धीरे धीरे से उसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाएंगे। 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, कोशिश करें इसको अभ्यास में आधा घंटा करने की। आधे घंटे करेंगे तो आपकी बॉडी आप पर कवर्ड कर देगी, आपको कवर कर देगी। कोई भी रोग दोष आपको नहीं हो सकता है। आपका मानसिक विकार नहीं हो सकता है। आपको पार्किंसन डिसीज नहीं हो सकती है। आपको मिर्गी दौरे की समस्या नहीं हो सकती है। आपको कोई भी ब्रेन से संबंधित हानि नहीं हो सकती है। आपके ब्रेन में भारीपन नहीं हो सकता है। आपके लिए सर में दर्द नहीं हो सकता है। आपका मन विचलित नहीं हो सकता है। आपके अंदर घबराहट उत्पन्न नहीं हो सकती है। आपके अंदर कोई भी बेचैनी नहीं होगी। जब आप मेडिटेशन कर लेंगे तो मेडिटेशन करने का अभ्यास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केवल सांसों पर ध्यान रखें, कुछ भी नहीं करना है। और हाथों को रफ करते हुए आंखों पर लगा लें, चेहरे पर, सर से पैर तक जाइए। और जाने के बाद हथेलियों को देखेंगे और देखिए एक आंखों को खोल करके कितना उजाला महसूस हो रहा है, शांति मिल रही है। उसके लिए अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।